हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म डेल्टा रैंकर्स पर। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज एक हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। एनडीए को लेकर के एनडीए का पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे जो आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, लेवल किसी का भी हो। हम एनडीए के साथ साथ सीडीएस भी देखेंगे और कभी कभी एनडीए के साथ सीडीएस के साथ में हम आईएएस का भी क्वेश्चन को टच करेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारा क्राइटेरिया जिसपे हमें टच करना है, वो है एनडीए एंड सीडीएस। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सबसे बड़ी बात, पीवाईक्यू सीरीज है ये। पीवाईक्यू का मतलब है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। शायद आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात ये, पहले ये समझ लो, क्वेश्चन का सीरीज को पूरा लास्ट तक लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब में देखे होंगे कि कुछ लोग आते हैं, कुछ दिन पढ़ाते हैं, एनर्जी डाउन होती है, चले जाते हैं। पर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जब तक मैं रहूंगा आपको पूरा कंप्लीट करा के जाऊंगा। रहने का मतलब आज पूरा कंप्लीट आपके एग्जाम से पहले तक। क्लियर है? अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कानून के स्रोत कौन कौन से हैं? व्हाट आर द सोर्स ऑफ द लॉ इन इंडिया? चार ऑप्शन है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में लेके चलेंगे, बाइलिंगुअल रहेगा ये क्लास। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान। क्या हमारे यहाँ भारतीय संविधान अपने यहाँ सोर्स है कानून का? ध्यान से सोचो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उस हिसाब से हम ए को मान लेते हैं कि पहला सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शन सही होने हैं। दूसरा, स्टेटरी बॉडी, सांविधिक कानून, जो किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। क्या ऐसे कानून भी हमारे यहाँ पारित होते हैं, स्रोत होता है कानून का? बिल्कुल सही बात है। देखो, एक एक ऑप्शन को समझ के चलना। एक तो है संविधान, भारतीय संविधान जो सोर्स है कानून का, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे ऐसे कानून हमेशा बनेंगे जो फंडामेंटल राइट्स को कम ना कर दें। ऐसा ना हो कि कोई ज्यादा करने की कोशिश करे। मतलब ये समझो, कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, कोई भी ऐसा कानून कभी नहीं बनेगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स को कम कर दे। तो उस हिसाब से इसको तो ध्यान में रखा जाएगा। सांविधिक कानून का मतलब जो एक्ट द्वारा कानून बन जाए, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। कुछ हमारे जो परंपरागत कानून है, जो रिचुअल से हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो हिंदू मुस्लिम में कुछ पर्सनल लॉ भी तो होते हैं। ठीक है, आज के समय में यूसीसी लागू हो रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको कहते हैं एसेंशियल, जो धर्म को कंप्लीट बनाते हैं। ऐसे तो कानून के बिना तो कानून बनाना पॉसिबल ही नहीं है, वो भी कानून हम देखते हैं। और जो तीसरा क्या है? परंपरागत हो गया। चौथा, न्यायिक दृष्टांत, जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब होता है कि जो पुराने समय में, ऐसे समझो कि कोई ऐसा एक केस 2012 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्या नजरिया था। तो वर्तमान में अगर कोई ऐसा कानून बनेगा तो 2013 वाला और 14 वाला भी देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या फैसला दिया था। तो इस हिसाब से हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? 1 2 3 4 जहां पे लिखा होगा, देखो किसी में है? नहीं, ये तो नहीं होगा बच्चा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। तो आपको समझ आ गया होगा कि हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम करते हुए जिस तरीके से डॉक्टर एक एक अंक को बाहर निकालता है, उस तरीके से हम हर एक ऑप्शन को बाहर निकालेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो समझ में आ गया बच्चा? फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सीएपीएफ 2022 में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझो, ये बात हो रही संघवाद के बारे में। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं एक बार, आप भी पढ़ो साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? अब संघवाद क्या होता है? सबसे बड़ा कीवर्ड तो यही आ गया, संघवाद। संघवाद का मतलब सिंपल सा समझो, जहां पे लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, जहां पे केंद्र सरकार भी हो, राज्य सरकार भी हो, और दोनों की शक्तियां संविधान के द्वारा निर्धारित हो, जहां पे आपको डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिले। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, डिवीजन ऑफ पावर, दैट इज कॉल्ड फेडरेशन सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको यही समझना है इसमें कौन सा ऐसा चीज जो फीचर्स नहीं है फेडरल सिस्टम का। आइए ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं? न्यायालय संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकार की शक्तियों की व्याख्या कर सकते हैं। फीचर्स पूछा है, नहीं है। अगर पूछता है फीचर्स तो पहला सही हो जाता, तो इसको तो भूल जाओ। दूसरा, केंद्र और राज्य के लिए राज्यों से स्रोत निर्धारित है, यह भी सही बात है। केंद्र सरकार की शक्ति अलग है, राज्य सरकार की शक्ति अलग है। दोनों का जो राजस्व का स्रोत है, जो टैक्स है, जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दोनों का अलग अलग है। तो यह भी सही बात है। इस ऑप्शन के हिसाब से यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है? संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट आर क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया संविधान में ऑलरेडी
केंद्र सरकार की क्या शक्ति होगी, राज्य सरकार की क्या शक्ति होगी, ये दोनों ऑलरेडी डिफाइन है और ये फीचर्स होता है संघवाद का। तो ये भी तो गलत हो जाएगा। मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से अगर सही पूछता तो तीनों सही थे, तो इस हिसाब से गलत कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्या बोल रहा है कि भैया जो भारतीय संघवाद है सेपरेशन ऑफ पावर पे निर्धारित है। अगर आपने मेरा इंडियन पॉलिटी का क्लास देखा होगा तो मैंने बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑफ पावर एंड द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होती है। ये यूनिटरी फीचर्स में भी हो सकता है, लेकिन अगर फेडरल सिस्टम है, फेडरल में चाहिए डिवीजन ऑफ पावर। हो गया क्लियर? बहुत सही। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, जो आपका सीएपीएफ 2022 में आया हुआ है। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। सीएपीएफ 2023 में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। अब ध्यान से समझते हैं, जब पूछे सही नहीं है तो उसमें 3 सही होते हैं और एक ही गलत होता है ऑप्शन में। क्लियर है? पहला ऑप्शन, आपराधिक कानून कुछ अपवादों को छोड़कर समवर्ती सूची में होते हैं, पहला। दूसरा कह रहा है इन इंग्लिश वालों, क्रिमिनल लॉ विच सम एक्सेप्टेक्स इन द कॉनकरेक्ट लिस्ट। बी ऑप्शन क्या करे, दिवालियापन और असक्षमता समवर्ती सूची में है। बैंक करप्टी एंड इंसॉल्वेंसी आर इन द कॉनकरेक्ट लिस्ट। तीसरा ऑप्शन क्या करे, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य व्यापार राज्य सूची में है। चौथा क्या करे, बैंकिंग पूरी तरह से संघ सूची में है, मतलब बैंकिंग इज द एंटायरली इन द यूनियन लिस्ट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, परेशान होने की बात तो है ही नहीं। कैसे? इसमें आपको यह पहचानना गलत क्या है। तो हो सकता है आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे, पर एक बात तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। अगर अंतरराज्यीय होगा, अंतरराज्यीय का मतलब होता है राज्य राज्यों के बीच में, तो क्या लगता है कि राज्य सूची का विषय होगा? पॉसिबल है? सोचो, ध्यान से सोचो, बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर अंतरराज्य की बात आएगा ये हमेशा केंद्र सूची का विषय हो। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसका जब केंद्र राज्य संबंध होगा तो इसमें आपको मैं समझाऊंगा कि चीजें कैसे क्या होती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्लियर है? बाकी जो सारे ऑप्शन है सारे के सारे सही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 4 क्या करे, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो सत्ता का केंद्र है केवल एक के हाथ में होना चाहिए, बटा हुआ नहीं होना चाहिए, पावरफुल आदमी कोई एक होना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन का फीचर्स में समझते हैं क्या, नेशनल यूनिटी, एक रूपता, समृद्धि या स्वतंत्रता। अब सोचो क्या हो सकता है ऑप्शन, नेशनल यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी या प्रॉस्पेरिटी या फिर फ्रीडम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझो क्या हो सकता है केंद्रीकरण की जो विशेषता नहीं है। तो केंद्रीकरण की विशेषता का मतलब क्या, मैंने बोला कि भैया सब कुछ सत्ता का केंद्र एक हाथ में अगर होगा तो केंद्रीकरण है। और स्वतंत्रता में आपको क्या लगता है, फ्रीडम जब मिलती है इंसान को, फ्रीडम में हर कोई फ्री हो जाता है और अपने आप मन मर्जी मालिक हो जाता है। और ऐसे केस में केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण शुरुआत हो जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इन द केस ऑफ फ्रीडम हमारी जो सेंट्रलाइजेशन है वो सेंट्रलाइजेशन बचती ही नहीं है। आर यू क्लियर? आगे चलो बच्चा, बहुत सही। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है बहुत खास, और आपको पता है कि क्वेश्चन तो सारे खास होते हैं, अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हो सकता है खास ना लगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसा है कि आप ऐसे समझिए क्वेश्चन किसी फिलोसफर पे है, और ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं अगर आप सीडीएस की, एनडीए की या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। डन है बच्चा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ सहमति द्वारा शासन है? Who said democracy means government by consent? लाइन समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कि भैया जो डेमोक्रेसी होती है ना ये सहमति द्वारा शासन की जाती है। ये किसने कहा है? जॉन लॉक, जीएस मिल या फिर जेरेमी या फिर जे रूसो। बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीडीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो मैं आपको 5 सेकंड देता हूं,
इसके बाद मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर है ये, और ये हमेशा कहीं ना कहीं कुछ बातें देते रहते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने दिया था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने बोला था डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनको ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेसी है ना, यहाँ का जो सरकार होती है वो सहमति द्वारा यहाँ पे शासन करती है। इसी तरीके से आप ग्रेनविन ऑस्टिन के बारे में आगे पढ़ोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं पहले बता दूंगा तो रिवील हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको पहले नहीं बता रहा हूं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है? कानूनी सकारात्मकता सिद्धांत का विकास किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डेवलप्ड द थियरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म? कब आया हुआ है? सीडीएस 2021 में। देखो क्वेश्चन समझ गए? किसने? ऑप्शन देखते हैं। टी.एच. ग्रिल, थॉमस हॉब्स, जॉन ऑस्टिन, या फिर पैट्रिक डेवलिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना बच्चा। और ये याद कर लेना अच्छे तरीके से कि अगर कानूनी सकारात्मकता की बात आएगी तो आंख बंद करके जॉन ऑस्टिन पे टिक मार के जाओगे बिना कहे। क्लियर है? यस या नो मुझे बताओ, जल्दी से जल्दी मुझे बताओ, क्या यहां तक बात क्लियर है? आपका क्वेश्चन आज थोड़ा सा आपको लगेगा सर टफ है, क्या करवा रहे हैं, तो बच्चा भूल जाओ कि अब सरल पैटर्न में क्वेश्चन आने वाले हैं। कि लगेगा आपको कि आर्टिकल 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, स्टेट की डिफिनेशन किस आर्टिकल में, ये सब भूल जाओ। अब सारे जो क्वेश्चन आते हैं थियोरी बेस पे आएंगे, स्टेटमेंट बेस पे आएंगे। अगर आप अच्छे से डीपली नॉलेज है आपको, तभी आप क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आप क्वेश्चन के लेवल से समझ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सीडीएस 2021 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? संपूर्णतावाद के बारे में पूछा जा रहा है। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? ये क्या है? संपूर्णतावाद एक जैसे डेमोक्रेसी होती है, ऑलिगार्की होती है, उसी तरीके से एक होता है टोटलिटरिज्म। इसमें भी सेम यही बातें की जाती है। अब पूछा जा रहा है कि भैया एक बात बताओ, इसमें ऐसा कौन सा फीचर है जो बाकी सब में नहीं है? तो बताओ, स्टेटमेंट गलत के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या कर रहा है? यह अधिनायवाद और तानाशाही से भिन्न है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑथोरिटरिज्म एंड डिक्टेटरशिप। यह व्यक्तियों की राजनीति स्वतंत्रता छीन लेता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रखता है। मतलब क्वेश्चन समझो कहना क्या चाह रहा है ये। राजनीतिक स्वतंत्रता छीन लेगा, लेकिन आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसको रखता है। किसमें? संपूर्णतावाद में। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? यह नागरिक समाज को समाप्त कर देता है। अगर कहीं पे संपूर्णतावाद रहता है तो वहां पे नागरिक समाज जैसा कोई चीज ही नहीं होती है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह आमतौर पर एक दलीय राज्य से जुड़ा होता है। अब समझो, ऑप्शन को देखो ध्यान से, क्या लग रहा है कि क्या सही हो सकता है? जहां पे संपूर्णतावाद होता है, संपूर्णतावाद टोटलिज्म का मतलब होता है किसी एक का पूरी तरीके से सत्ता पे हस्तक्षेप करना, कोई और दूसरा कोई नहीं होगा। अगर यहां पे ऐसी बात आएगी तो वहां पे आपका जो पॉलिटिकल जो आपके राइट्स है वो तो छीन ही जाएंगे, सिर्फ आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बचती है। तो इट मींस आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या ऐसा आप कह रहे हो? क्या आप ये बताना चाह रहे हो? तो भी गलत है। ये उल्टा होता है एक्चुअली। एक्चुअली होता क्या है कि व्यक्तियों की राजनीतिक स्वतंत्रता तो रहती है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रहती है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बच्चा? खूब अच्छे से। ये थिंकर्स के हैं, कुछ चीजें ऐसी आपको पता होनी चाहिए, जैसे टाइप ऑफ शासन, टाइप ऑफ की रूल। रूल हम कैसे कैसे कर सकते हैं? जैसे मोनार्क होता है, मोनार्की होगी, डेमोक्रेसी होगी, रिपब्लिक, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। जैसे चाइना में साम्यवाद चलता है, साम्यवादी क्या होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 सीडीएस 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कौन सा गलत नहीं है, और जब गलत नहीं है मतलब वो सही है। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन क्या है? कृषि आय पर कर राज्य सूची में आता है। आपसे कह रहे भैया जो कृषि पर आय पर जो टैक्स लगता है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पहला सो ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची में आता है, बीमा संघ सूची में नहीं आता, वन समवर्ती सूची में आता है। एक्चुअली आपसे पूछा जा रहा है जो 7 शेड्यूल में है, 7 शेड्यूल में आपको पता होगा स्टेट लिस्ट होता है, कॉन्करेक्ट लिस्ट होता है, एंड क्या होता है? सेंट्रल लिस्ट।
तो उनमें कुछ सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्टों के बारे में पूछा जा रहा है कि भैया अगर ये सब्जेक्ट है तो ये किस सूची का विषय है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आइडिया दे सकते हो मुझे। चलो एक बार कमेंट में बताओ क्या सही हो जाएगा, जल्दी से जल्दी, आपके पास केवल 5 सेकंड है, बताओ। जल्दी से जल्दी मुझे बताओ, पता है? नहीं पता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बीमा। बीमा जो ये संघ सूची का विषय नहीं है। इंश्योरेंस इज नॉट द यूनियन लिस्ट, ऐसा ये पूछ रहा है, जबकि बीमा जो है ये संघ सूची का ही विषय है। तो इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगर लिखता सही नहीं है, जबकि सही क्या है कि भैया ये संघ सूची में आता है, इंश्योरेंस संघ सूची का विषय है ये, अगर ये लिखता नहीं है तो इसलिए गलत है। डन है बच्चा? चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9 क्या करे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाजवाद का प्रकार नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लास्ट टाइम यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक टाइप है जो भारतीय समाजवाद का प्रकार नहीं है। भारतीय समाजवाद में जो हम सोशलिस्ट बोलते हैं कि हमारा जो इंडिया है सोशलिस्ट है, तो सोशलिस्ट के टाइप भी बहुत होते हैं। पहले तो ये जानो, समाजवाद एक तरफ होता है, इसके बाद उदारवाद आता है, मार्क्सवाद आता है, फाजीवाद, नाजीवाद, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है भारत में ऐसी कौन सी चीज है जो इन सब में एक तो नहीं है बाकी सारे हैं। आपको क्या लगता है, क्या डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में है अपने यहां? मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बोलते हैं एक्चुअली, क्या है? बिल्कुल है। तो ये तो प्रकार अपने भारत में है। क्या नेहरूवाद दिखता है? बताओ जल्दी से जल्दी। बिल्कुल। क्या आपको सामुदायिकवाद दिखता है? बिल्कुल दिखता है। लेकिन कट्टरपंथी आपको नहीं दिखता, कट्टरपंथी वर्ड नहीं दिखता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आप जब भी इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे, इंडियन पॉलिटी में आपको ट्रिपल एसडीआर का कॉन्सेप्ट दिखेगा, जहां पे सोशलिस्ट, सॉवरेन एंड सेकुलर वर्ड यूज होगा। और सेकुलर में बताया जाएगा, सोशलिस्ट में भी आपको बताया जाएगा सेकुलर है तो पॉजिटिव है, और अगर सोशलिस्ट है तो हमारे यहाँ जो सोशलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है ये मार्क्सवाद एंड महात्मा गांधी के वाद से दोनों से इंफ्लुएंस होकर निकल के आया है। तो अपने यहाँ ये कट्टरपंथी जैसा वर्ड तो है ही नहीं। अगर हम सेकुलर वर्ड यूज कर रहे हैं तो सेकुलर का मतलब क्या है कि किसी भी स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, हम हर धर्म के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, ये सिंपल सी बात है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है और आपसे गलत पूछा है। आगे चलो बच्चा, चलो। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ रहा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, ठीक है? चलो देख लो क्वेश्चन एक बार अच्छे तरीके से, देन आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सीडीएस 2022 में पूछा गया है, सीडीएस 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी तक मैं आपको जो चैप्टर लेके चल रहा हूं, ये चैप्टर का नाम है द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं। और विशेषताओं से यकीन करो कि हर बार 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 2-3 का रेशियो रहता ही रहता है। तो बेटर इसको बहुत अच्छे से कर लो। क्या क्वेश्चन है आपने समझ लिया, अब ऑप्शन में करते हैं। संघीय इकाइयों ने संघ बनाने की सहमति दी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, एकल नागरिकता, एक विस्तृत संघ सूची और समवर्ती सूची। कह रहा है कि भैया संघवाद की विशेषता ऐसा कौन सी बात है जो नहीं है? सोचो, अपने यहां जो संघ है, अपने यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज है। कौन सा वर्ड यूज है? यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमारे जो भारत में जो राज्य जो एक साथ आए हैं ना, सहमति से नहीं आए हैं। अपना राज्य कभी अलग भी नहीं हो सकते। अपने यहां जो राज्य जो ऐड हुए हैं पूरे भारत केवल प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से अंदर जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर अलग हो जाओ, अमेरिका में सहमति से आए हैं। क्लियर है? तो इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया केंद्र और राज्य के बीच में केंद्र सबसे ज्यादा पावरफुल है, नहीं, राज्यों को भी शक्तियां दी गई है। वो अलग अलग बातें जब इमरजेंसी लगती है, कुछ ऐसे फीचर्स है जहां पे यूनिटरी की तरीके से हमारा संविधान बिहेव करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाए संविधान का स्वरूप कैसा है, तो आप यूनिटरी भी बताओगे और फेडरल भी बताओगे, दोनों है। क्लियर है? चलो, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये भी आपके एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा, एनडीए में। ये आई थिंक यहां पे टाइपिस्ट ने लिखना भूल गया, पर कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है, कृषि भूमि पर राज्यों का अधिकार किन विषय पर लागू होता है? कृषि भूमि है तो राज्यों का अधिकार किन विषय पर लागू होता है? बेसिकली आपसे वही 7 शेड्यूल के बारे में पूछा जा रहा है, और उसमें कृषि भूमि है,
उनके आय है, उन पे कैसे किस पर कानून बना सकता है। ऑप्शन ए क्या करे, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा क्या करे, टैक्स ऑन सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तीसरा, ई स्टेट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। इसमें ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जो केवल राज्य सूची का विषय है, बताओ। चलो आपके पास 3 से 4 सेकंड है, मुझे बताओ, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा। हिंदी वालों, कृषि आय पर कर कौन लगाता है, राज्य सूची। क्लियर है, सोच लो अच्छे तरीके से, मैं तो बताऊंगा। क्या लगाता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। कृषि भूमि का जो उत्तराधिकार बनेगा उस पर टैक्स कौन लगाएगा, राज्य बनाएगा। सही बात है, चलो लॉक कर दूं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तीसरा आ जाओ, कृषि भूमि पर संपत्ति शुल्क कौन लगाता है, वही राज्य। तो इस हिसाब से हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन हो जाते हैं सही। क्लियर है बात अच्छी तरीके से, चलो बहुत सही, क्या बात है, आप लोग तो बहुत होशियार बच्चे हैं, मुझे नहीं पता था आप लोग इतना होशियार है। चलो फिर भी क्लियर है बात अच्छे तरीके से। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, देन आगे चलता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। चलो अगला क्वेश्चन क्या करे, आपको यह पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला क्या है, आपराधिक कानून पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है। दूसरा क्या कर रहा है, इंग्लिश वालों, क्रिमिनल लॉ इज इंटायरली ए स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। दूसरा क्या कर रहा है, नागरिक प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची में आता है। अब देखो, आपराधिक कानून की बात आएगी, आपको क्या लगता है पूरी तरीके से केवल राज्यों के पास होगा, पॉसिबल है, सोचो खुद से। 2 सेकंड दे रहा हूं आपको, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा। जी नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं आता है, ये तो जहां पे ए है भूल जाओ। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, जो नागरिक प्रक्रिया है, सिविल प्रोसीजर कोड है, सीपीसी बोलते हैं, ये किस में आएगा, कॉन्करेक्ट लिस्ट में आता है। जी हाँ, कॉन्करेक्ट लिस्ट में ही आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, देन इस हिसाब से दूसरा वाला बच्चा हो जाएगा सही। अब मुझे बताओ यहां तक कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ आई हो। देखो एक बार अच्छे तरीके से आप देख लो। अच्छा कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सर सही है, चलो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, चलो मैं लिख दूंगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और एक बात और, अगर आपको इसका कुछ किसी भी चैनल का आपको पीडीएफ चाहिए, इस चैनल पे जो भी पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप आपको जल्दी डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगा, ठीक है। वहां से आप जाएंगे चैनल में, अबाउट में जाने के बाद डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिखा होगा कि किसी भी पीडीएफ के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये सीडीएस सेकंड 2022 में पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है, 1967 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषा कौन सी थी। विच लैंग्वेज वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल इन 1967। सबसे पहले ये जानो 8th शेड्यूल में टोटल कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेज है। लेकिन द क्वेश्चन इज द 67 नंबर 1967 में जब ये जोड़ा गया तो ये कितने, मतलब 1967 के ईयर में जब ये भाषा जोड़ी गई, कौन सी भाषा जोड़ी गई थी बताओ। क्या खासी, कश्मीरी, सिंधी या उर्दू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बात हो रही 1967 की, 1967 में। और जी हाँ, आपका ऑप्शन सही आया है पहली बार, सिंधी। क्या बात है, आप लोग बहुत समझदार हो गए हैं, आंसर पे आंसर दे रहे हैं, गुड। क्लियर है बच्चा, चलो बहुत सही, आगे चलूं, सोच लो, जब बोलोगे तभी आगे चलूंगा। इसके अलावा मैं तो चाहूंगा कि अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ो। चलो, भारतीय संविधान का कौन सा कार्य नहीं है भैया, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा चीज है जो कार्य नहीं करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एनडीए में 2021 में पूछा गया है, और क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आपकी समझ इंडियन पॉलिटी में तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। समझते हैं क्या कह रहे हैं, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ऑप्शन, अच्छे लोगों की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करना, नागरिकों को अधिकार की गारंटी देना, सरकार की शाखाओं की शक्तियों को परिभाषित करना, या न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थिति बनाना। अब सोचो, क्वेश्चन नंबर 14 इंग्लिश वालों, ensuring participation of good people in politics,
ग्रांटिंग राइट्स टू सिटीजन्स, डिफाइनिंग पावर ऑफ ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, या क्रिएटिंग कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी। अब सोचो, अब आप मुझे बताओ इस ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा? क्या लगता है आपको, कौन सा ये काम नहीं है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जो राजनीति है, राजनीति में ऐसा ये कहता है संविधान कि अच्छे लोग आए या बुरे लोग आए? सिंपल सी बात है, अगर आपको लोकसभा में आना है, राज्यसभा में आना है, उसका क्राइटेरिया है, राष्ट्रपति बनना उसका क्राइटेरिया है, प्रधानमंत्री बनना उसका क्राइटेरिया है, पर इसमें यह नहीं कहेगा कि अच्छे लोग आएंगे या बुरे लोग आएंगे। तो ये तो भूल ही जाओ अच्छे बुरे की बात। यहां तक कि पढ़ा लिखा भी होना जरूरी नहीं है। ये आपसे नहीं पूछता कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप कितने तक पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनका भी मार्कशीट तो जांच का विषय है, इस पे तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। वैसे एक जांच का विषय आपके बिहार का भी है, अभी एक सीएम बने हैं, उनका भी जांच का विषय है। जांच में ऐसे समझो कि नहीं पता, पर हाँ ये जरूर कहता है कि अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर अच्छे बुरे की बात होती तो मुझे नहीं लगता अभी जो पॉलिटिक्स में है सारे अच्छे ही हैं। ये बात आपको भी पता है और ये बात हमें भी पता है। ये बात अंडरस्टूड वाली बात है एज ए टीचर। क्लियर है? चलो, तो उस हिसाब से मार्कशीट से याद आया, ऑप्शन ए सही कर लो। मार्कशीट पे ज्यादा करोगे तो फिर से राजनीति हो जाएगी। चलो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर है कि मतलब संविधान ये नहीं कहेगा अच्छे बुरे लोग आओ, क्राइटेरिया है, फुलफिल करते हो तो आ जाओ। डन है? चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कहता है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है विच इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एनडीए में पूछा गया भैया 2021 में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे होते हैं, अगर एग्जामिनर पूछा हुआ क्वेश्चन है तो गलत तो नहीं कह सकते हो। बस क्वेश्चन ये हो जाता है, कुछ लल्लू से क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ प्यारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और कुछ भोले भाले आ जाते हैं। और ये भोला भाला सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यह कुछ बुनियादी नियम प्रदान करता है। कह रहा है कि संविधान का फीचर्स नहीं है। फीचर्स में पहला बता रहा है कि यह कुछ बुनियादी नियम प्रदान करता है। तो क्या इसका फीचर्स नहीं है? यह सरकार की सख्तियां निर्दिष्ट करता है, या देश का सर्वोच्च कानून है, या न्यायपालिका की सर्वोच्चता निर्दिष्ट करता है? आपको क्या लग रहा है क्या फीचर्स नहीं हो सकता? सोचो, मैं तो बताऊंगा। आपको क्या लगता है कि अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ोगे तो संविधान के पढ़ने के बाद आपको यह फील होगा कि अपने यहाँ जुडिशरी सबसे सुप्रीम है, सुप्रीमेसी है जुडिशरी की, कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोई जज हो सबसे सुप्रीम है? ऐसा है पॉसिबल? कि नहीं। अपने यहाँ जो सबसे सुप्रीम पे है वो क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये तो फीचर्स नहीं बताता भैया संविधान के पढ़ने के बाद, तो उस हिसाब से ये सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो, बहुत सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार की तरह एग्जामिनर ने पूछा है एनडीए 2024 में, मतलब लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, ज्यादा पिछला साल का नहीं है, पर हाँ 2 साल तो बोल ही सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? दल बदल के आधार पर अयोग्य किस अनुसूची में आता है? दल बदल से याद आया राघव चड्ढा के बारे में, दल बदल कानून। चलो बात करेंगे उस पर भी, पहले समझते हैं दल बदल कानून के आधार पे जो अयोग्यता है किस अनुसूची में है। सबसे पहले अनुसूची के बारे में जानते हैं। टोटल अनुसूची स्टार्टिंग में तो 1 से लेकर 8 तक ही थे, एक दौर आया, संविधान संशोधन से संशोधन हुए, 9, 10, 11 और 12, 4 नई नई अनुसूचियां आई। 9वें नंबर की अनुसूची पहले संविधान संशोधन से आया, 10वें नंबर की 52 नंबर से, एंड 11 एंड 12 73 एंड 74 अमेंडमेंट से आया। लेकिन बात हो रही दल बदल के बारे में, तो दल बदल जो कानून है ये आपके किस में आते हैं मुझे आप बता सकते हो? 10वें अनुसूची में। तो खास बात क्या है 10वें अनुसूची की? खास बात यह है कि राघव चड्ढा जी डायरेक्ट आपको बता दिए होंगे अगर आप न्यूज देखते होंगे, अगर कोई भी ऐसा सांसद या नेता अगर वो अपने पद पर है, किसी दूसरे पद पे जाने की कोशिश कर, दूसरे पार्टी में, सपोज करो मैं सांसद हूं बीजेपी से, अब मेरा मन है मैं आप में जाना चाह रहा हूं, तो मेरी जो सांसदी है वर्तमान की तुरंत रद्द हो जाएगी। लेकिन राघव चड्ढा जी बहुत समझदार, उनको लूप होल भी पता है कि लूप होल क्या है। सपोज करो कि मेरे पार्टी में राज्यसभा में टोटल 10 ही मेंबर्स है, टोटल, जैसे आपके पार्टी में, ऐसे समझो, मैं आपको समझा ही देता हूं। यह राघव चड्ढा जी, क्लियर है? इनको पता है कि आपके पार्टी में टोटल राज्यसभा की सीट में 10 ही मेंबर हैं, टोटल 10 मेंबर हैं। तो एक लूप होल ये है, अगर कोई भी सांसद अगर अपने पूरे पार्टी के साथ, उसका 67% के साथ में किसी दूसरे पार्टी में विलय हो जाए, तो ऐसे में उसकी जो सांसदी है वो रद्द नहीं होगी। ऐसा माना जाएगा कि उसकी पूरी पार्टी का विलय हुआ है। तो राघव चड्ढा ने क्या किया, इसका 60%, 66% कितना आएगा? 7 लोग, मतलब 70, 1/3 मान के चलो, 2/3, सॉरी 2/3। तो इसका 2/3 कितना हो गया? 7 सीट। तो राघव चड्ढा जी ने क्या किया, खुद तो गए ही, साथ में 6 लोग को और साथ लेके भी चले गए। जब साथ में और लेके चले गए, इनके ऊपर
दल बदल निरोध कानून जो था ये लागू नहीं हुआ। अकेले जाते, उनकी सांसदी भी जाती और जो जनजी जनरेशन के लिए जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे। हालांकि अब तो नहीं दिखते न्यूज में, अब उनको नहीं लगता पेपर लीक हो रहा है, अब वो नहीं आएंगे बाय द वे, क्योंकि उनको जो पार्टी चाहिए थी वो मिल चुकी है। उनकी फेवरेट पार्टी, उनका एचपी हो चुका है, जिसको हिंदी में कहते हैं हृदय परिवर्तन। क्लियर है बात अच्छे तरीके से? चलो, 9वीं अनुसूची में क्या है बताओगे या मैं बताऊं? आपके लिए है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं अनुसूची में क्या है आप मुझे बताओगे। क्लियर है? वैसे मैं बता देता हूं, भूमि सुधार कानून आए थे। 7वीं में क्या है, 7वीं में सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा। और छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में है 4 स्टेट जिसमें कानून कौन बनाया गया, इनको स्वायत्तता मिली हुई है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, 4 ऐसे स्टेट हैं। इनके लिए खुद की एक एडीसी बॉडी होती है। कोई भी कानून बनाना होगा तो उनसे एक बार आपको प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, वो मानेंगे तभी बनेगा, आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। अभी आपने सुना होगा एक सोनम वांगचुक का एक आया हुआ था लद्दाख को लेकर के, वो चाह रहे थे कि 6th शेड्यूल में ऐड कर लिया जाए। हालांकि जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, अभी तो लेक्चर चल ही रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है, उसके आगे जब आएगा तो इस पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो है, अभी वर्तमान में उस पर बात कर लेते हैं। 11th नंबर का मैंने बता दिया, पंचायती व्यवस्था के लिए है। 12th नंबर का म्युनिसिपालिटी के लिए है। 9th नंबर का मैंने आपको बता दिया भूमि सुधार कानून है। क्लियर है बच्चा? चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत सही, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची लैंग्वेज को लेकर के, वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसमें से पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा भाषा है जो वर्तमान में नहीं है लिस्ट में। बोडो है, चलो ठीक है। मैथिली ये भी है, संथाली ये भी है, लेकिन क्या लद्दाख आपने भाषा सुना है कि आपके 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आता होगा? जी नहीं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अभी लद्दाखी ऐसा कोई भाषा नहीं है जो ऑफिशियल रूप से 8th शेड्यूल में आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। CISF 2024 में पूछा गया है। आई होप आपके बात समझ आ रही होगी। फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, अदरवाइज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बेसिस स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिस स्ट्रक्चर है, ये किस केस से निकल के आया है? बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पहले ऑप्शन पढ़ता हूं। ऑप्शन क्या है? गोलकनाथ केस से निकल गया है, केशवानंद भारती केस से निकल गया है, शंकरी प्रसाद केस से निकल गया है, या सज्जन सिंह केस से निकल के आया? अब सोचो, बेसिस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पहले ये समझो। संविधान में संशोधन क्या किया जा सकता है? सबसे पहले यही सवाल था। जी हाँ, संशोधन किया जा सकता है, ये तो बात बता दिया सुप्रीम कोर्ट। पर फिर वहां में जो पार्लियामेंट में बात ये उठी, जो करंट में वहां पे गवर्नमेंट थी, उनके मन में यह क्या सारी चीजें संशोधन हो सकती है, जो मन में है वो संशोधन कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी नहीं। एक केस निकल के आया 1973 में, जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। इस केस से यह निकल के आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप संविधान में जो चाहे जितनी मर्जी चाहे उतनी संशोधन कर लो, पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ोगे, कुछ भी ऐसा हिस्सा जिससे संविधान का सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है, आप कोई भी ऐसा हिस्सा को नहीं संशोधन करोगे जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा डगमगाए। ऐसा समझो कि एक फ्लोर है, बिल्डिंग है, अभी पूरा संविधान एक तरीके से, ऐसे समझो 4 पिलर्स होते हैं, आपको पता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हम इसको ऊपर 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये अब कुछ भी करें, लेकिन हमें ये इजाजत नहीं कि इस पांव को ही तोड़ दे या फिर इस पांव को तोड़ दे। अगर हमने इसको तोड़ा तो पूरा का पूरा घर कोलैप्स हो जाएगा, गिर पड़ेगा। उसी तरीके से संविधान में बताया गया कि भैया कुछ ऐसे चीजें हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स में कुछ चीजें होंगी, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की कुछ चीजें बताई गई कि जैसे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा वाली चीजें होंगी। इन सबको आप ऐसे संशोधन नहीं कर सकते हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। अगर आपने इसको किया तो संविधान की मृत्यु हो जाएगी, फिर संविधान का वर्चस्व बचेगा ही नहीं। तो यह सिद्धांत निकल कर आया है 1973 में, और इसी के थ्रू केशवानंद भारती केस के बाद एक सबसे बड़ा एक संविधान संशोधन हुआ 44th नंबर का। और जो मौलिक अधिकार पहले आपके 7 थे वो 7 से 6 कर दिए गए। तो हटा क्या? 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार आपका हटा दिया गया। अभी आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका एक लीगल अधिकार है, मतलब विधिक अधिकार।
जो 300 के क्या आर्टिकल में है? पहले आर्टिकल 19 में पाया जाता था, आर्टिकल 31 में पाया जाता था, अभी आर्टिकल 300 के क्लास क में है। क्लियर है? तो उस हिसाब से आपको इस ऑप्शन का मीनिंग समझ आ गया होगा बच्चा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और ये केस कब निकल के आया है? 1973 में। बताओ क्या ये बात क्लियर है? यस या नो मुझे बताओ जल्दी से जल्दी। अगर क्लियर है तो आगे चलो। चलो बहुत सही। क्वेश्चन नंबर अब 19 पे आ जाओ। 19 क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आप लोग के लिए छोड़ूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। क्या क्वेश्चन है? तीसरी अनुसूची में संबंधित कथन कि तीसरी अनुसूची में क्या क्या आता है? क्या सांसद शपथ और प्रतिज्ञा ले सकते हैं? क्या जज जो होते हैं जज ये संविधान के नाम पे शपथ लेते हैं? तो इसमें से ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन जो सही है बताओ। मैं आपको देता हूं 10 सेकंड, इसके बाद तो मैं ही बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी अनुसूची के बारे में, थर्ड नंबर की शेड्यूल के बारे में बात हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन कौन शपथ लेते हैं और जो जज लेते हैं वो क्या शपथ लेते हैं बताओ। बताओ क्या क्या सही है बच्चा। क्या बात है, सही आंसर, गुड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। भैया दोनों दोनों के दोनों सही है। मतलब जो सांसद होते हैं शपथ और प्रतिज्ञान ले सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा है सर शपथ और प्रतिज्ञान में अंतर क्या है? एक तरफ ओथ है, एक तरफ है अफर्मेशन। तो दोनों में सिंपल सी मीनिंग है। पहले शपथ के बारे में समझो। अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या किसी भगवान अल्लाह गॉड क्रिश्चियन पे अगर भरोसा रखते हैं तो आप शपथ लेंगे। प्रतिज्ञान उनके लिए है जिनका किसी भी भगवान पे या धर्म पे आस्था नहीं होता है और लेते हैं प्रतिज्ञान, अफर्मेशन। क्लियर है? ये है आस्तिक, ये नास्तिक के लिए। ऐसे समझो। डन है ये बात अच्छे तरीके से? चलो। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं संविधान के नाम पे शपथ लेते हैं। तो उस हिसाब से हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएगा। डन है बच्चे बात अच्छे तरीके से? चलो आगे चलो, आगे आ जाओ। संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है? आईएएस 2021 में क्वेश्चन। अब सोचो हम एक दो क्वेश्चन आईएएस का भी करने वाले हैं। आईएएस जो आप लोग हाइप बना के रखते हो, सर कितना टफ क्वेश्चन है, कैसे होगा सर? आईएएस का क्वेश्चन आया था, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा। आईएएस लेवल का क्वेश्चन है तो समझो आईएएस लेवल का क्वेश्चन क्या कह रहा है। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? पहला ऑप्शन, संघीय संरचना वाली एक राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार। मतलब दूसरा ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऐसी सरकार जिसका प्रमुख नाम मात्र के अधिकार रखता हो, या फिर ऐसी सरकार जिसका प्रमुख वास्तविक अधिकार रखता हो, या फिर संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। सोचो क्या होगा संवैधानिक सरकार का मीनिंग, बताओ जल्दी से जल्दी। संवैधानिक सरकार से कुछ आपको समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? संवैधानिक सरकार, यहां पे सुप्रीम क्या देख रहा है, संविधान या सरकार? संवैधानिक मतलब संविधान के दायरे में बनने वाली कोई एक ऐसी सरकार जो संविधान के द्वारा लिमिट में रहती हो, सेवा शर्तों पे काम करती हो। इट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट। समझो, वर्ड से समझो ना बच्चा, परेशानी क्यों होना है आपको? वर्ड से समझो। वर्ड में क्या करे? संवैधानिक सरकार। तो संवैधानिक मतलब सरकार कौन सी? संविधान के अंदर। तो भाई सरकार जो होगी संविधान की सेवा शर्तों के हिसाब से काम कर रही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्लियर है बच्चे बात अच्छे तरीके से? बताओ यहां तक कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ आई हो? देख लो एक बार। बस हाइप है कि आईएएस का क्वेश्चन आया, वैसा आया, ऐसा कुछ है नहीं। सॉल्व करोगे तो सारा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलूं? चलो अगला क्वेश्चन। उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सबसे अच्छी सुरक्षा कौन सा कारक करता है? क्या बात है, क्या क्वेश्चन है? कहां से आया? आईएएस 2021 से आया। इंग्लिश वालों, विच फैक्टर बेस्ट प्रोटेस्ट लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी? बहुत सिंपल सी बात है और ये आईएएस का क्वेश्चन है। मतलब ऐसे समझो कि जो हाइप बना हुआ है उसको देखते हैं। ऑप्शन क्या करें? सबसे पहला ऑप्शन प्रतिबद्ध न्यायपालिका, दूसरा शक्ति का केंद्रीकरण, तीसरा निर्वाचित सरकार, चौथा शक्तियों का पृथक्करण। अगर कहीं पे लोकतंत्र उदार होगा, लिबरल होगा, तो वहां पे एक तो सिद्धांत हमेशा काम करेगा, वो होगा शक्तियों का पृथक्करण। कि कार्यपालिका तुम्हें सिर्फ कानून बनाने का नहीं, कानून लागू करने का अधिकार है। न्यायपालिका तुम चेक एंड बैलेंस सिद्धांत देखोगे, कोई ऐसा कानून तो नहीं बन गया जो संविधान के अनुसार नहीं है। और विधायिका तुम सिर्फ कानून बनाने का काम करोगे। तो इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर।
तो सेपरेशन ऑफ पावर सबसे पहली शर्त होती है किसी भी उदारवादी लोकतंत्र में। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट। और देख लो, और आप खुद ही देख लो, यह है आईएएस का क्वेश्चन। मुझे लगता है कि सीडीएस से ज्यादा आसान क्वेश्चन आईएएस का था। एम आई राइट? बहुत सही। समझ आ गया सेपरेशन ऑफ पावर का मीनिंग या नहीं आया? देखो, बाकी सारी शर्तें बहुत जरूरी है, ठीक है। कमिटेड जुडिशरी होगी, शक्तियों का केंद्रीकरण भी होगा, निर्वाचित सरकार भी होगी, लेकिन जब ऑप्शन चारों एक जैसे लगे तो हम जाते हैं सबसे निकट आंसर पे, जो लगता है जो सबसे करीब है उदारवाद की तरफ। तो शक्तियों का पृथक्करण पे किसी में टकराव ना हो, उदारवाद है, चारों तरफ उदारवाद है, लिबरल सा लग रहा है, बहुत अच्छा फील आ रहा है, तो किसी में जब टकराव ही नहीं है तो सबको शक्तियां बांटी जाएंगी। कार्यपालिका, तुम कानून लागू करवाओगे। अच्छा, तुम न्यायपालिका हो, तुम चेक करना कोई कानून ऐसा तो नहीं बन रहा जो संविधान को नीचे कर रहा हो। डन है बच्चा? चलो, बहुत सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल अपनाया, लेकिन उससे भिन्नता क्या है? अब सोचो, कहां से क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन आया है शुभम सर की तरफ से। ये क्वेश्चन मेरा खुद का है, खुद का तो नहीं है, झूठ आपसे मैं क्यों बोलूं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा हाई लेवल के हैं, मतलब कहीं अगर मुझे मिलता है, लगता है कि बच्चों के लिए क्वेश्चन अच्छे हैं तो ले आता हूं। तो क्वेश्चन क्या करें कि हमने ब्रिटिश मॉडल तो अपना लिया, पर ब्रिटेन से हमारा क्या अलग है, कुछ तो भिन्नता होगी। तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं। ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, भारत में सीमित है, पहला ऑप्शन कह रहा है। सोचो क्या सही बात है? दूसरा क्या करें, भारत में संविधान पीठ समीक्षा करती है। क्या बात है, क्वेश्चन तो काफी अच्छा है। ठीक है, भारत में जो है संविधान सबसे सुप्रीम है, ये बिल्कुल सही बात है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि भैया यही तो अलग है कि ब्रिटेन में क्या है, सर्वोच्च क्या है, संसद है, भारत में नहीं है ऐसा। दूसरा, भारत में संविधान पीठ समीक्षा करती है, जुडिशियल रिव्यू, कोई भी कानून बन जाए आर्टिकल 13 के तहत जब भी चाहे सुप्रीम कोर्ट जब भी चाहे किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है, तो संविधान द्वारा समीक्षा तो की जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, जबकि ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी इज द करेक्ट। अब देख लो, ये थे आईएएस के क्वेश्चन। क्लियर है? बताओ, यहां तक कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ आई हो? बच्चों बताओ, आ गई समझ? क्या बात है। अगले क्वेश्चन पे चलो, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्र लाने का प्रभाव क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आईएएस का है, और ये क्वेश्चन आप बताओगे मुझे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताओगे क्या कह रहे हैं। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्र लाने का प्रभाव क्या होता है? क्लियर है? मैं साइड हो जाता हूं, इसको आप पढ़ लो अच्छे तरीके से, देन आप मुझे बताओगे ये क्वेश्चन, मतलब बताओगे। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन सही है या कितने सही है? आपको बताना है। तीन इसमें ऐसे स्टेटमेंट है, तीनों में से आपको बताना है नंबर ऑफ ऑप्शन कितने सही है। एक बार आप देख लो, फिर मैं आपको तो पूछ ही रहा हूं आपसे। देख लिया आपने क्वेश्चन? चलो, पहला क्या करें, राष्ट्रपति अधिसूचित करता है, बिल्कुल सही बात है। जिला सबसे बड़ी इकाई है, बिल्कुल सही बात है। सीएम रिपोर्ट देता है, क्या ऐसा लगता है? जी नहीं, गवर्नर रिपोर्ट देता है। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इसमें केवल दो सही है, क्योंकि रिपोर्ट गवर्नर देता है ना कि सीएम। ठीक है, चलो बताओ, यहां तक कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ आई हो? जल्दी से जल्दी मुझे बता दो, फिर आगे बढ़ता हूं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, सारे कथन तो हम संविधान के अनुसार ही बताएंगे, क्योंकि पढ़ तो संविधान ही रहे हैं, तो ट्रैप में तो फंसना नहीं है। आईएएस 2024 में, क्या बात है, आईएएस का क्वेश्चन है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या करें ऑप्शन में, अंतर्राज्यीय व्यापार राज्य सूची में आता है, क्या सही बात है? जी नहीं, अभी मैंने आपको पढ़ाया कुछ देर पहले, ये राज्य सूची का विषय तो नहीं है, अंतर्राज्यीय बात हो रही है, तो भूल जाओ। अंतर्राज्यीय प्रवास राज्य सूची में आता है, क्या लगता है? जी नहीं, अब से सही पूछा जा रहा है। और अंतर्राज्यीय संघ रोध जो क्वारंटीन होता है, क्वारंटीन इज द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बाकी नीचे तो जाना ही नहीं,
नीचे जाना ही नहीं है, ऑप्शन सी इज द हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपने आज देखे होंगे, ठीक ठाक लेवल पे थे, मतलब बढ़िया लेवल पे थे। अब व्यवसाय जो कर है ये भी राज्य सूची का विषय नहीं है, बिजनेस टैक्स। तो मुझे लगता है कि आज के क्वेश्चन एनडीए के हो चुके हैं। अब मेरा ये आपसे पूछना है, एक बात बताओ आप, आज की क्लास आपको कैसी लगी? कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाद में क्लास जब एंड हो जाएगी कमेंट बॉक्स में आप पूछोगे, आपको कुछ देर बाद तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और ऐसे जल्दी से जल्दी और भी लोगों को जोड़िए। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, साथ में लाइक करो। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।